हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। पिछले क्लास में हमने न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट कर लिया था, उससे ही जुड़ा टॉपिक है ये भी, रेस्पिरेशन भी। ध्यान समझते हैं इसमें होता क्या है। तो रेस्पिरेशन का मतलब बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पे आपने जो खाना खाया वो खाना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया, ब्लड में जाने के बाद ब्लड उस खाने को, डाइजेस्टेड खाने को या फिर एब्जॉर्ब खाने को सेल के पास ले गया। अब सेल के पास वो आपका खाना या फिर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करना, इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन को अब वो सेल तक हम कैसे पहुंचाएं, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे एनवायरमेंट में है, हमारे एटमॉस्फेयर में। उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को मैं अपने हर एक सेल तक कैसे पहुंचाऊंगा, तो एक कहानी पूरी उस बारे में। तो समझते हैं यहाँ पे, ये हमारे सारे पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हमारा ऑक्सीजन ट्रैवल करता है। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था एलिमेंट्री के नाम, कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स से हमारा खाना गुजरता है, वैसे ही हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में से एयर गुजरता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा नेसल कैविटी, जो ये आपका कैविटी है, कैविटी मींस गैप। तो नेसल कैविटी ये होगी जिसको हम नोस्ट्रल्स भी बोलते हैं। तो नोस्ट्रल्स के थ्रू एयर जाएगा। एयर का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद फिर यहाँ पे इस फेरिंग्स के थ्रू, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक कॉमन एरिया शेयर करते हैं। तो फेरिंग्स आपके लिए कॉमन है। ये खाना जो आपका फूड पाइप के थ्रू जा रहा है और जो एयर आपका विंड पाइप के थ्रू जा रहा है, दोनों के कॉमन एरिया होता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद जो आपका जो एयर है वो लैरिंग्स में पहुंचेगा। लैरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स, जहां पे आपके वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, जो आपको वाइब्रेशन से आपके बॉडी में साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। अब लैरिंग्स के बाद सीधा जो नीचे पाइप जाती है उसको हम बोलते हैं विंड पाइप, या फिर ट्रैकिया भी बोलते हैं, ट्रैकिया। तो इसमें सिर्फ हवा पास होगी। तो ट्रैकिया की खास बात क्या है कि ना, ट्रैकिया के अंदर ना, ट्रैकिया के अंदर बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? कार्टिलेज के मतलब फ्लेक्सिबल बोन्स। जैसे आपके नाक की जो हड्डी है ये फ्लेक्सिबल है ना, आपको फील हो रहा है कुछ तो मोटा है भाई, मसल्स तो नहीं है, वो फैट भी नहीं है। तो अंदर जो एक आप यहाँ पे छू पा रहे हो या यहाँ पे आप छू पा रहे हो, इनको आप बोलते हैं कार्टिलेज। तो इसके अंदर ना सी शेप के कार्टिलेज लगे होते हैं, ऐसे सी शेप के बहुत सारे कार्टिलेज के रिंग्स लगे हुए होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? अगर आपके विंड पाइप में कार्टिलेज के रिंग्स नहीं होंगे तो जब आप ब्रीद इन करोगे ना, तो होगा क्या, कार्टिलेज का रिंग नहीं है और ब्रीद आउट कर लिया तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आप एक जो विंड पाइप है वो चिपक जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा आपका विंड पाइप। और आपका विंड पाइप कोलैप्स ना करे, इसलिए उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गैप बना रहे, इसलिए वहां पे कार्टिलेज के पतले रिंग प्रोवाइड करे गए, सी शेप के होते हैं रिंग्स। ठीक है। अब विंड पाइप से होता हुआ, अब जो मेरा विंड पाइप है ना, हमारे दो लिंक्स है यहाँ पे। मतलब हमारा ये जो पूरा एरिया होता है, इस पूरे एरिया को हम चेस्ट बोलते हैं, चेस्ट कैविटी बोलते हैं। इस चेस्ट कैविटी में रिबकेज होता है। रिबकेज हमारे दो ऑर्गन्स को मेनली प्रोटेक्ट करता है। एक तो हो गया हमारा हार्ट, एक हो गया हमारा लंग्स। तो दो लंग्स होते हैं हमारे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो दोनों लंग्स में क्या होता है कि हमारे जो विंड पाइप है ना, विंड पाइप ऐसे नीचे जाएगा और फिर दोनों लंग्स में से डिवाइड हो जाएगा। वही विंड पाइप आगे जाके दो पार्ट्स में से डिवाइड हो जाएगा। और जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, इन्हीं दो पार्ट्स को हम बोल सकते हैं, आगे जाके जो डिवीजन हो रहा है, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। इन्हीं दो पार्ट को हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और यही ब्रोंकियोल्स आगे जाके फर्दर और उसमें डिविजन्स होते हैं। उन डिविजन्स को आप बोलोगे ब्रोंकाई। क्या बोलोगे? तो ये छोटे छोटे डिविजन्स आपको दिख रहे हैं, इसको क्या बोलोगे? ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई एंड होते हैं एक गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर में। वो क्या होते हैं गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स? वो होते हैं एल्वियोलाई। क्या होते हैं? वो होते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई एयर सैक होता है। एयर सैक, सैक का मतलब बोरी मान के चलो आप, एक ऐसी जगह जहां पे एयर आके बैठेगा। तो एल्वियोलाई जो होता है गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब एल्वियोलाई के ऊपर ना बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज। तो एक्सचेंज ऑफ गैस। अब सवाल ये है ना कि मेरे सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे? क्योंकि यहां पे तो जो ऑक्सीजन है वो मेरे एल्वियोलाई तक आ चुका है, लेकिन एल्वियोलाई से ब्लड में और ब्लड से सेल तक कैसे पहुंचेगा? तो सारे ब्लड कैपिलरीज यहां पे कनेक्टेड होते हैं। आपको याद है कि मैंने न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बीइंग्स में सिखाया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर बहुत सारे, उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजनम वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में बहुत सारे विलाय होते हैं, विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वहां पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड होते हैं और वहीं से हमारा डाइजेस्टेड खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, खून में मिक्स होता है। सेम वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। एल्वोलाई जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होता है ना, वैसे ही हमारे लंग्स के अंदर भी एल्वियोलाई होता है। तो यहां से जो गैसेस का एक्सचेंज होगा ना, एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में होगा। अब सवाल है यहां से ब्लड कैपिलरीज में कैसे होगा गैस का एक्सचेंज? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, जो आपने क्लास 9th में सीखा होगा। मतलब जो भी गैस हायर कॉन्सेंट्रेशन में है,
जिस जगह पे वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो उस जगह से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अगर जैसे मानो मेरे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और मेरे लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर मूव करेगा। अब मान लो मेरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, लेकिन मेरे लंग्स के अंदर या फिर एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन भरा पड़ा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो अब वो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन नाम के प्रोसेस के थ्रू एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये पूरा जो है ना, इसको बोलते हैं लंग्स। अब होता क्या है कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा लंग्स ना हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर को मेंटेन करके चलता है। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब ये होता है कि आपने जैसे ब्रीथ आउट करा फिर ब्रीथ इन करा, तो ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन के बीच में गैप होता है। उस गैप में अगर आपके लंग्स के अंदर कोई भी हवा नहीं भरा होगा ना, तो आपके लंग्स के जो वॉल्स हैं वो ऐसे चिपक जाएंगे। जो आपका एल्वियोलाई है ना, आपकी जो एल्वियोलाई है, लंग्स के वॉल्स नहीं, जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर जो हवा भरती है, तो एल्वियोलाई जो गुब्बारा होता है ऐसे चिपक जाएगा। अब अगर ऐसे चिपक गया तो होगा क्या, आपका लंग्स कोलैप्स कर सकता है। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। कहने का मतलब ये है कि जो डिले टाइम होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल और ऑक्सीजन को इनहेल करने के बीच में डिले टाइम होता है, और उस डिले टाइम में अगर मेरे लंग्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा, एयर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो मेरा जो एल्वोलाई है उसकी दीवारें चिपक जाएंगी। और अगर दीवारें चिपक जाएंगी तो होगा क्या, होगा ये कि यहां पे प्रॉपरली, अब देखो मेरा जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है, मेरा ब्लड क्या लेके आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, लेकिन एल्वोलाई के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब यहाँ पे बहुत कम जगह, मतलब वॉल्स ना चिपक चुकी है, बहुत कम जगह है मान लो, तो जैसे ही होगा क्या, यहाँ पे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सीधा एल्वोलाई के अंदर एंटर करेगा, और थोड़ा सा एंटर करते ही ना कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन थी और जो एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन थी, दोनों बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब समझो, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास चार कप पानी में 2 चम्मच नमक है, एक तो ऐसा हो गया 4 कप पानी में 2 चम्मच नमक, इसका मतलब आप ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को समझो। और जो मैं एल्वोलाई कर रहा हूं ऐसा समझो कि 2 कप पानी में 1 चम्मच नमक, तो मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन को सेम करना, मतलब पानी कम है उसमें नमक भी कम ही जाएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन 1/2 रेशियो दोनों जगह सेम है। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना मूव करेगा इस एल्वोलाई के अंदर, थोड़ी बहुत जो जगह बची होगी, उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है और एल्वोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद ब्लड मूव ही नहीं करेगा। ब्लड, मेरा मतलब उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्स है ब्लड के अंदर डिसॉल्व है, वो मूव ही नहीं कर पाएगा लंग्स की तरफ, तो ब्लड के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी चीज, हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ना, ब्रेन को फंक्शन करने के लिए हर सेकंड उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। हार्ट ना ब्लड को पंप करता है ब्रेन की तरफ, तो ऑक्सीजन हर टाइम ब्रेन तक पहुंचना चाहिए। अगर ब्रेन के पास 1 सेकंड में भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा ना, बार बार मतलब लंग्स बंद, एल्वोले बंद हो रहा है फिर खुल रहा है, लंग बंद हो रहा है फिर खुल रहा है, तो ऐसा होगा तो ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डिजीनेस वगैरह क्रिएट होती है। और यहाँ पे है कि आप सोच के देखो, जैसे आपके पास एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर हवा बिल्कुल नहीं है, तो आपको बहुत तेज से फूंक मारना पड़ता है, तब जाके वो गुब्बारा फूलता है या खुलता है ना। तो वैसे अगर आपके एल्वोलाई के वॉल्स बंद हो गए, तो उसको वापस खोलने के लिए 10 टाइम्स ज्यादा प्रेशर लगा के आपको इनहेल करना पड़ेगा, तब जाके वो एल्वोलाई खुलेगा। तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए लंग्स हमेशा, ऐसा कोई सीन क्रिएट ना हो, इसलिए लंग हमेशा अपने पास एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, हमेशा एक रिजर्व क्वांटिटी में एयर हमेशा अपने पास रखता है। कभी भी लंग्स के अंदर से पूरी तरह से एयर जाता नहीं है, खाली नहीं होता है, लंग्स के पास हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहेगा ही रहेगा, चाहे आप एक्सेल करो इनहेल करो। वो प्रोसेस, जो साइकिल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के थ्रू मिक्स करके लेके आना, फिर अच्छे वाले खून में ऑक्सीजन को मिक्स करके वापस सेल तक लेके जाना, ये साइकिल कंटिन्यूस चलते रहता है। अब चलो यहाँ पे समझते हैं, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ग्लूकोज, एनर्जी, एटीपी, ये सब क्या है ये सारा। तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा जो लंग्स है ना, अब लंग्स से होता क्या है कि आप समझो, लंग्स के अंदर एल्वोलाई है, एल्वोलाई से क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है कि सर सिर्फ ऑक्सीजन ही ब्लड में मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो जा सकता था, लेकिन होता क्या है कि ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में मिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड के अंदर ना एक सेल होता है जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और उस रेड ब्लड सेल के अंदर ना एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये प्रोटीन एक पिगमेंट भी है जो ब्लड को रेड कलर देता है। तो हीमोग्लोबिन के पास ही एक ऐसी क्षमता है जो ऑक्सीजन को बाइंड कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। मतलब आप समझो कनेक्शन है सारा।
ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आयरन से मिलकर बना हुआ है। तो आयरन जो होता है ब्लड के अंदर का जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है अपने साथ, O2 को अपने साथ पकड़ लेता है। तो O2 को अपने साथ पकड़ के फिर वो खून में मिक्स करके लेके जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसा हिसाब नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अटैच ही नहीं हो पाता। तो सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे खून में मिक्स होकर सेल्स तक जाएगा। अब सेल्स पे ऑक्सीजन पहुंच गया, और पिछले वाले क्लास में मैंने बोला था हमारा जो विलाई के थ्रू है एब्जॉर्ब खाना खून में मिक्स होकर वो भी सेल के पास पहुंच गया। तो अब मेरे सेल के पास दो चीजें हैं, जो मैंने खाना खा के एब्जॉर्ब करा था, खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब खाना मेरे सेल तक पहुंचा, वो पड़ा हुआ है। और अभी जो मैंने एल्वोलाई के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू खून में मिक्स करके जो ऑक्सीजन भेजा वो भी मेरे सेल के पास पड़ा हुआ। अब होता क्या, अब एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है? अब ध्यान समझना, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं मेनली। एक तो होता है रेस्पिरेशन मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा मेरा रेस्पिरेशन होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो ऑक्सीजन का यूज करके तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और वहीं पे अगर आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हो विदाउट यूजिंग द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, तो उसको हम कहते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले एक समझेंगे, दोनों कंफ्यूज नहीं करेंगे। अच्छा, ये किसमें होता है एरोबिक? एरोबिक होता है ह्यूमंस पे, एनिमल्स में, इन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट यहाँ पे एनेरोबिक किसमें होता है? ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, एंड समटाइम्स ह्यूमंस में भी होता है। वो कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा। ह्यूमंस भी कभी कभी जब उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ती है वो भी एनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो सबसे पहले एक को समझते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मैंने क्या बोला? बिल्कुल पड़ रहे, तभी तो भाई हम हमारा, अब आपसे कोई पूछेगा कि हम सांस क्यों लेते हैं, तो कोई बोले जीवित रहने के लिए। नहीं, जीवित रहने के लिए मतलब सांस चाहिए क्यों? ऑक्सीजन क्यों चाहिए भाई? ऑक्सीजन इसलिए चाहिए ताकि आपके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए। ऑक्सीजन के बिना आपकी बॉडी एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस कर सकती। खाने को तोड़ने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आप, सबसे पहले हमारा जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज को ऐसे लिखा जाता है C6H12O6। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं। सबसे पहले ये टूटता है, जब इसको सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज ना 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में टूटता है। पाइरुवेट क्या होता है सर? पाइरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल का एटम, 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है। तो 2 मॉलिक्यूल, सो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में तोड़ता है। पाइरुवेट में कितने कार्बन एटम होते हैं? 3 कार्बन एटम होता है। और जब ये ग्लूकोज टूटता है ना पाइरुवेट में, तो साथ में थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज के बॉन्ड्स होते हैं, ग्लूकोज के जो कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो जाके पाइरुवेट बनेगा। तो जब वो बॉन्ड टूटता है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो वही एनर्जी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, चाहे ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एनेरोबिक रेस्पिरेशन हो, हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये पार्ट कॉमन रहेगा। इसके बाद ही सब कुछ चेंज होता है। मतलब कि ग्लूकोज सबसे पहले पाइरुवेट में टूटता ही टूटता है। और पता है कहां पे टूटता है? ये टूटता है आपके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे। साइटोप्लाज्म क्या होता है सर? साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक सब्सटेंस। जो हमारे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। तो ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एनेरोबिक रेस्पिरेशन हो, वो कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाई की क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। अब ग्लाइकोलाइसिस हो गया आपका, यहां पे मुझे कोई ऑक्सीजन चाहिए नहीं होता है ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़ने के लिए, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनेरोबिक हो। हमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती पाइरुवेट तक पहुंचने के लिए। अब पाइरुवेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, उसमें हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पाइरुवेट बन गया। अब पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। अब पाइरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है ना, पाइरुवेट टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? पाइरुवेट टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कर्व्स साइकिल बोलते हैं, कर्व साइकिल बोलते हैं। और बाद में उसके बाद वो जो हमारा पाइरुवेट जो टूट गया है कार्बन डाइऑक्साइड में, वो और ऑक्सीजन को यूज करता है। पाइरुवेट और ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी एंड वाटर भी प्रोड्यूस करता है। तो मोटा मोटा ऐसे समझो, पाइरुवेट बनने के बाद साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट बना, पाइरुवेट बनने के बाद वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, जहां पे उसको ऑक्सीजन मिलता है, और पाइरुवेट वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी को ऐसे समझना, हमारी बॉडी ये एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती है। जैसे कि समझो, एनर्जी को समझो, मेरे पास एक बहुत बड़ा गोल्ड का बार है, गोल्ड का कट्टा है मेरे पास। मैं एक दुकान गया और दुकान जाके बोला कि भैया मेरे को लेस की चिप्स दो, लेस का पैकेट दो मेरे को एक। तो भैया ने बोला ठीक है भैया 10 रुपए दो। तो मैंने उसको उठाई, क्या दे दिया? गोल्ड का बार दे दिया। क्या वहां पे एक ट्रांसैक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले उस गोल्ड के बार को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, करेंसीज में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। मैं 1 लाख, 1.5
मतलब 1 लाख 2 लाख जितना भी आज के प्रेजेंट रेट होगा उसके हिसाब से मैं उसको कन्वर्ट कराऊंगा, फिर उसमें से जितने पैसे मेरे पास आएंगे उसके हिसाब से मैं दुकानदार को दूंगा और लेस का पैकेट खरीद लूंगा। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम होता है, आपकी बॉडी डायरेक्टली एनर्जी यूज नहीं कर सकती है, आपके बॉडी को एनर्जी नहीं समझ आता, तो बॉडी डायरेक्टली एनर्जी नहीं यूज कर सकती है, ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, जहां पे जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था ना, इसको तोड़ तोड़ के 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। एटीपी क्या होता है? एटीपी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे कि आप एक गोल्ड के कॉइन को बेच के आप रुपीस कमा सकते हो, वैसे ही आप एनर्जी को तोड़ के उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एटीपी भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बनता है, एटीपी भी ऐसा नहीं है डायरेक्टली बनता है। होता क्या है कि हमारे बॉडी में सबसे पहले बनता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं बनता, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी ना यहाँ पे, जो मैंने बोला था ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स है वो टूटने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी का यूज करके एडीपी एक और फोस्फेट ग्रुप अपने आप में अटैच कर लेती है। जब एडीपी एक फोस्फेट ग्रुप को अटैच कर लेती है इस एनर्जी का यूज करके, कहां गया, इस एनर्जी का यूज करके, तब एटीपी बनता है। अब ये एटीपी बन गया, ऑब्वियसली बात है एटीपी किस काम आएगा, आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, जैसे मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन क्या होता है कि आपके मसल्स को काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, इन सब चीजों में एटीपी यूज होगा। और बहुत सारे केमिकल वर्क भी होंगे, जैसे आपके बॉडी में प्रोटीन बनाना है, डीएनए बनाना है, ये सारी चीजों में एटीपी का यूज होता है। आई गेस आपको एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एकदम क्या बोल सकते हो कि फाइनल फॉर्मूला है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी में वो टूट गया, एनर्जी आगे जाके 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है, 38 एटीपी में टूटता है। आपको ये समझना है कि ग्लूकोज जो पायरुवेट में टूटा वो कहां पे हुआ था, साइटोप्लाज्म में, लेकिन पायरुवेट से जो आगे जाके एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है वो कहां पे होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं इनएरोबिक रेस्पिरेशन में। इनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे विदाउट द यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन मैं यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये कहां पे होता है, ये होता है ईस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। आपने सुना होगा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अल्कोहल इंडस्ट्री में जहां पे अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं वहां पे होता है ये। जैसे फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड, वहां पे बैक्टीरिया विदाउट द यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन वो कर्ड को ब्रेक डाउन करता है। वहां पे होता क्या है कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सबसे पहले पायरुवेट बनेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाएगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कितने होंगे, टोटल 3 कार्बन एटम होंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट हुआ तो किसमें हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो पायरुवेट मेरा माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर ही नहीं करता। जहां पे ऑक्सीजन होता है ना वहीं पे पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। यहाँ पे मेरा पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगा, यहाँ पे जो भी कुछ होगा सब कुछ साइटोप्लाज्म में होगा। अब यहाँ पे जो पायरुवेट है ना ये ब्रेक डाउन होता है इथेनॉल में। किसमें ब्रेक डाउन होता है, इथेनॉल में ब्रेक डाउन होता है। इथेनॉल इज एन अल्कोहल, इथेनॉल में ब्रेक डाउन होता है। इथेनॉल इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल, इथेनॉल के अंदर 2 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, इथेनॉल में ब्रेक डाउन होता है और बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही, CO2 और पानी, CO2 और एनर्जी फॉर्म होता है। इथेनॉल, CO2 और एनर्जी फॉर्म होता है हमारा किसमें, एनेरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया। अच्छा इतना समझ आ गया तो अब ये समझते हैं ह्यूमंस में क्या होता है। जैसे मान लो मैं बहुत वर्कआउट कर रहा हूँ, बहुत तेज भाग रहा हूँ, ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ, हेवी वर्कआउट, तगड़ी वाली वर्कआउट कर रहा हूँ, तो क्या है ना मैं जल्दी जल्दी सांस लेता हूँ क्योंकि मेरे बॉडी को ना और एनर्जी प्रोड्यूस करना है। भाई मेरे को अगर वर्कआउट करना है, 15 किलो का डंबल उठाना है तो भाई मेरे को और एनर्जी चाहिए। वो अगर मुझे वो और एनर्जी चाहिए ना तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए मुझे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना मैं इस खाने को तोड़ के एनर्जी नहीं बना सकता। पता है उसी को तो रेस्पिरेशन कहते हैं ना। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है और जब आपको ऑक्सीजन वो मिल नहीं पाता तो होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना तो वहां पे एनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा अब आपके बॉडी में। अब हुआ क्या कि जो हमारा ग्लूकोज है, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, हमारे हर एक सेल के पास ग्लूकोज पड़ा हुआ है। ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में टूटेगा। ये कहां पे होता है, ये हमेशा हर केस में साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये साइटोप्लाज्म में होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो आगे वाला पूरा प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। लेकिन ध्यान देना क्योंकि हम वर्कआउट के टाइम पे बात कर रहे हैं तो ये मसल सेल्स के अंदर होता है। हर एक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म सब कुछ होता है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस बता रहा हूं ना मैं आपको, ये पायरुवेट से जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ये मसल के सेल के अंदर होता है, मसल के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो पायरुवेट क्या होगा, आगे जाके लैक्टिक एसिड में टूटेगा, लैक्टिक एसिड में टूटेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, आपको एनर्जी मिल गई। लेकिन वो प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिल पाती है उस केस में, क्योंकि भाई ऑक्सीजन जब तक अच्छे से अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप प्रॉपरली एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो लैक्टिक एसिड जो है
अगर मैं मेरे बॉडी में जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो हम लोग क्रैम्प्स फील होते हैं, पेन फील होता है, पैरों में एकदम खिंचावट फील होती है, मसल्स में एकदम क्रैम्प्स फील होता है। तो अगर मुझे उस क्रैम्प्स को हटाना है तो मैं अपने बॉडी पार्ट को अच्छे से मसाज कर रहा हूँ या फिर मैं गर्म पानी से हॉट बात कर रहा हूँ, एकदम मजा आ रहा है। तो उससे क्या होता है ना, आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अब आपके बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्लड पूरे बॉडी में फटाफट फटाफट मूव करेगा। और आपको पता है बॉडी के अंदर ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन जैसे ही लैक्टिक एसिड के पास पहुंच जाएगा ना, लैक्टिक एसिड CO2 और H2O में टूट जाएगा, ये वापस वैसे ही बन जाएगा, अपना पूरा प्रोसेस कहाँ गया, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी वापस वैसा बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एनेरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, इसमें सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एनेरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के बिना हो रहा है। जहां पे ऑक्सीजन के साथ होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इतना समझ आ गया। एक और चीज समझ लो, लास्ट चीज है, और तो कुछ नहीं है ना, और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। एक और चीज ये है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा सॉल्यूबल है, यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो सकता है, ऑक्सीजन अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन भैया अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मिक्स होके जाता है। अब ये पूरी साइकिल समझो, होता क्या है कि जैसे आपके बॉडी के पास, बॉडी के हर एक सेल के पास ग्लूकोज भी पहुंच गया, ऑक्सीजन भी पहुंच गया, उसने एनर्जी भी प्रोड्यूस कर दी। मीनवाइल उस प्रोसेस करते करते उनके पास CO2 भी बन जाता है। वो जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो CO2 ब्लड में मिक्स होके अब वापस वो जाएगा लंग्स की तरफ, और लंग्स में एक बार एल्वेओले में पहुंच गया तो एल्वेओले के थ्रू हम उसको एक्सहेल कर देंगे बाहर। अब यहाँ पे ना बीच में आप देखना, यहाँ पे डायफ्राम भी होता है। डायफ्राम ये किस लिए होता है, डायफ्राम किस लिए होता है? डायफ्राम एक मस्कुलर शीट है हमारे लंग्स के नीचे होता है, डोम शेप का होता है, ऐसे डोम शेप का होता है। जब आप इनहेल करते हो तो मैं अपना रिबकेज को ना ऊपर की तरफ कर रहा हूं, और डायफ्राम ना जो ऐसे होता है वो फ्लैट हो जाता है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, रिबकेज ऊपर चला गया, डायफ्राम ऐसे था वो फ्लैट हो गया, तो भाई वो सरफेस एरिया ना बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब कि मैं अपने चेस्ट कैविटी में बहुत सारा एयर को मैं भर सकता हूं। तो इनहेल करते टाइम ऐसा होता है। अब एक्सहेल करूंगा तो क्या होगा, मुझे वो एयर जो है ना एल्वेओले में जो CO2 भरा है उसको धक्का मार के बाहर निकालना है। तो जो मेरा फ्लैट हुआ पड़ा जो मेरा डायफ्राम था वो वापस डोम शेप का बन जाएगा, और जो मैंने रिबकेज ऊपर कर रखा था इनहेलिंग के टाइम पे वो नीचे चले जाएगा। तो एक यहाँ पे सरफेस एरिया कम हुआ, प्रेशर बनेगा, और एक्सहेल कर दूंगा मैं। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मतलब इससे तो बाहर कुछ भी नहीं आना, यही सब आना है आपके पेपर में। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, हाँ एक्स्ट्रा फैक्ट एक ये है कि जैसे फिश के पास गिल्स होते हैं, फिश जैसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स ना बहुत तेजी से ब्रीथ करते हैं। क्यों बहुत तेजी से ब्रीथ करते हैं? क्योंकि पानी के अंदर ना ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है ना, तो उनको बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उनको बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है। तो इसलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है। और फिश क्या करते हैं, फिश मुंह से पानी लेते हैं, पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, और गिल्स पे जब वो पानी पहुंचता है तो गिल्स में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड होते हैं। तो वो ब्लड कैपिलरीज ना डिफ्यूजन के थ्रू उस क्या बोलते हैं ऑक्सीजन को अपने पास ले लेंगे, और पानी जो है वो गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसेस होता है। और कुछ मेरे ख्याल से है नहीं, मैंने सारा टॉपिक कवर कर दिया है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।